Assalamu alaikum. It's Rahila here. I hope you all are doing well. I'm going to deliver the lecture on atomic nucleus. हम हमेशा से पढ़ते आए हैं What is nucleus? Discovery of nucleus. कैसे डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियस? रदरफोर्ड का इसमें क्या कमाल था? प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे. आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन देंगे. प्रॉपर्टीज़ कौन सी है न्यूक्लियस की? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारी की सारी न्यूक्लियाई में सेम है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ा बहुत डिफ़र करती हैं? एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और मास और एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास के दरम्यान में क्या फ़र्क है? यूजुअली हम यही कंसिडर करते हैं कि मास नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास. अब ऐसा है कि नहीं है, हम देखते हैं. सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू जानना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का. रदरफोर्ड ने 1910 में, बाद जगह पे 1911 लिखा आता है, 1910 से 1911 उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया एक थिन मेटल फॉयल पे जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी. अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आए थे? ऑब्वियसली अल्फ़ा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रिएक्शन के बाद आए थे. और वो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट था? रेडियम और पोलोनियम. इन दोनों में से कोई ना कोई यानी उन्होंने यूज़ किया था, और इनसे अल्फ़ा पार्टिकल जो जनरेट हुए थे वो उन्होंने थिन मेटल फॉयल पे बम्बार्ड करा. अब उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? अब अगर आप देखें तो इनमें से जो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं. अब क्योंकि मेटल फॉयल क्या है, बहुत ज़्यादा एटम तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, तो एक मेटल फॉयल जो है वो बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बनी हुई है. तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं. जैसे ये देख लें, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हल्के स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है वो कम्प्लीटली लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आखिर क्यों होता है. तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाली थी, उन्होंने ये कहा था ये इस वजह से होते हैं कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर मौजूद होता है, जिस वजह से क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हीलियम न्यूक्लियाई है, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो इसी वजह से जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे वहाँ पे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज जो कोर या कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था. लेकिन जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कम्प्लीटली या स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो पॉजिटिवली चार्ज कोर की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे. और उन्होंने ये भी बात कही थी कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी वजह से हम कहते हैं कि एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और न्यूक्लियस के गिर्द सराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड रिजिड प्रेजेंट एट द सेंटर. और ये रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला क्योंकि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे. सारा का सारा जो एटम का मास है वो कहाँ पे लोकेट करता है? इस न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसमें, और वो हैं प्रोटॉन्स. इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव होता है. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वो एटम के दरमियान में एग्जिस्ट करता है. और न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से और न्यूट्रॉन से. न्यूट्रॉन जो है 1932 में हमें इनका पता चला था. पहले हमें सिर्फ ये पता था कि पॉजिटिवली चार्ज कोई ना कोई मौजूद है न्यूक्लियस में. तो ये आप देखें, ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले हम साइज़ ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे. साइज़ ऑफ न्यूक्लियस. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है. यानी उन्होंने कहा था कि 10⁻⁻14 न्यूक्लियस का साइज़ है, और 10⁻⁻10 एटम का है. अब इधर एक हम चीज़ देख रहे हैं, न्यूक्लियर रेडियस, जो हमारी एक नई टर्म है. व्हाट इज़ न्यूक्लियर रेडियस? Nuclear radius is the distance from the center of the nucleus at which the density of the nuclear material decreases to 1/2 of its maximum value at the center. इसका ये मतलब है कि अब जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो कोर में यानी बिल्कुल सेंटर में उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो हम सेंटर से दूर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है. जब उसकी डेंसिटी पहुंच जाएगी 1/2 ऑफ द ओरिजिनल, ये सेंटर वाले
यानी जब उसकी डेंसिटी जो है वो सेंटर वाले से हाफ हो जाएगी तो वहाँ तक का जो डिस्टेंस हम उसको न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर रेडियस, इसकी वैल्यू, ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू पावर 1/3। अब ये बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं, इसके लिए अलग एक वीडियो होगी, उसमें हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी यानी अल्फा स्कैटरिंग से कर सकते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग से कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आर क्या है, न्यूक्लियर रेडियस, आर नॉट क्या है, ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1.5 FM2 यानी 10⁻⁻15 है। ए हमारे पास मास नंबर है किसी भी एटम का, यानी अगर हमें किसी भी एटम की न्यूक्लियर रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके मास नंबर पुट करेंगे, आर नॉट हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लोग निकाल लेंगे, उसका न्यूक्लियर रेडियस निकाल देंगे। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सारे के सारे न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर मैटर जो है उसकी डेंसिटी सेम होती है और उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2 × 10⁻17 kg/m³। इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई 4/3 πr³। हमारे पास AM क्या है, न्यूक्लियर मास, और न्यूक्लियर मास को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, मास नंबर, क्योंकि न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर मास क्या होता है कि कितनी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके मासेस को सम अप करें तो न्यूक्लियर मास बनता है। और आर हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और आप न्यूक्लियस रेडियस की वैल्यू उसमें लगा के पुट करके और आप उधर से वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कंपोजिशन, चार्ज, मास ऑफ द न्यूक्लियस। कंपोजिशन, न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना हुआ है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। अब चार्ज अगर हम देखें, जैसे कि हम बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो टोटल न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में वो इक्वल होते हैं और इसी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है कि न्यूक्लियस का, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सब के मास को सम अप करें तो न्यूक्लियर मास हमारे पास आता है। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स। अल्फा, बीटा, गैमा पार्टिकल्स हम यूजुअली रेडियो एक्टिविटी वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब रिएक्शन करता है यानी उसकी जो तो वो क्या रिलीज़ करता है, अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल रिलीज़ करता है। अब हम अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस में, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब अल्फा क्या हमारे पास हीलियम न्यूक्लिया है जिसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, और बीटा पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन कह लें आप। तो अल्फा या बीटा पार्टिकल जब भी किसी रिएक्शन में रिलीज होगा तो हमारे पास पेरेंट जो हमारे पास एलिमेंट था और जो डाटर एलिमेंट या एलिमेंट्स बने हैं उनमें उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो मास नंबर या एटॉमिक नंबर किससे हमें लिंक कर रहा है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन से लिंक कर रहा है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसकी खासियत है, न्यूक्लियस की खासियत है। इस वजह से हम एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद गैमा पार्टिकल्स। गैमा पार्टिकल्स का आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि इसका तो कोई मास ही नहीं है, कोई एटॉमिक नंबर, हम क्यों डिस्कस करते हैं, इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जब अल्फा या बीटा पार्टिकल के एक्साइटेशन के बाद यानी एमिशन हो गई है अल्फा और बीटा पार्टिकल की, लेकिन अभी भी जो हमारे पास जो ये डॉटर एलिमेंट ऑब्टेन हुआ है ये अनस्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, फर्दर गैमा रेडिएशंस को एमिट करेगा। इसी वजह से हम गैमा रेडिएशंस को सेकेंडरी रेडिएशंस कहते हैं। गैमा रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इनके पास कोई मास, कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता। इसी वजह से जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होता है जितना उसका एटॉमिक मास नंबर जितना उसका एटॉमिक नंबर मौजूद होता है, होता है इतना ही डॉटर एलिमेंट का होता है। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। चैडविक ने ये कहा था कि जितने पॉजिटिव चार्जेस एक एटम में मौजूद हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। तो अगर हम बात करें एटम्स की, तो हमने कहा एटम्स क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये होनी चाहिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम is equal to the atomic number of that atom, यानी atomic number is equal to electrons is equal to protons। लेकिन एक बात हमने यहाँ पे नोट करनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम में होगा, हम आयन में से नहीं डिस्कस करते हैं।
यानी एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन से तो हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन में चेंज होते हैं। जब भी आयन किसी रिएक्शन में बनता है तो आयन कैसे बनता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और या तो वो गेन करता है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इस वजह से हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से डिस्कस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर, नहीं। हाँ, हम एटॉमिक नंबर की बेटर डेफिनेशन यही ले सकते हैं कि द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स present in the nucleus is equal to the atomic number of that atom. But we are not sure about the electrons, especially in case of ions. उसके बाद हम mass number डिस्कस करते हैं. The sum of the number of the protons and neutrons of a nucleus is called mass number. आपने नोट किया होगा मैंने नंबर पे एम्फोसाइज किया है. नंबर पे मैंने इसलिए एम्फोसाइज किया है क्योंकि मैथ नंबर और एटॉमिक मैथ में यही तो डिफरेंस है कि मैथ नंबर पे हम नंबर में को देखते हैं कि एक न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उनको आप काउंट कर लें, एक तरह का काउंट कर लें और देखें कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे पास मैथ नंबर आ जाएगा। इसलिए हम इसका फार्मूला कहते हैं इज इक्वल टू पी प्लस एन। पी हमारे पास प्रोटॉन, एन हमारे पास न्यूट्रॉन्स। और हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो हम ए इज इक्वल टू जी प्लस एन लिख सकते हैं, लेकिन एक बार याद रखनी है हमने ए इज इक्वल टू कहीं भी ए इज इक्वल टू ई प्लस एन नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कि वो आयंस के केस में गलत हो जाता है एक तरह का। क्यों? क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज यानी इंक्रीज या डिक्रीज होने का चांस होता है। और एक और बात आपने ये नोट करनी है कि मैथ नंबर किसी भी एलिमेंट का हमेशा होल नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या है और इसका रिलेशनशिप क्या है? एटॉमिक मास क्या है? एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द masses ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके मैसेज को सम अप करने को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। मैथ्स नंबर में हमने क्या कहता है, उनके नंबर को, यानी एक तरह का आप उन्हें काउंट कर लें तो बस मैथ्स नंबर आ जाएगा। लेकिन उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जब आप मैसेज को आपस में सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट आएगा, यानी मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, मैं कहती हूँ कि किसी भी कोई एक न्यूक्लियस है, उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती हूँ पी से, और उसका जो मास है वो मैं कहती हूँ वो 1 AMU है। इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n की इक्वल है, और इसका जो मास है वो 1 AMU की इक्वल है। जब मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ, अब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कराओ, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कराओ, और फिर उनको आपस में प्लस कर दो। तो आपके पास वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पी प्लस एन। और पी प्लस एन हमने पीछे पढ़ा किसकी इक्वल है, मास नंबर के। लेकिन यहाँ पे ये एटॉमिक मास नंबर के इक्वल तभी होगा जब हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हो। जब हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे होते हैं तब एटॉमिक मास नंबर के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स में मास नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो एटॉमिक मास वो वाला नहीं आएगा। और एक और बात मैंने भी बोली है कि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है, जैसे कार्बन 12, 13, 14 ये मास नंबर है, ये होल नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शनल भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।